हाँ, तो क्लास 8 के बच्चों, ये आपके हमारे अतीत अर्थात हिस्ट्री का किताब है। चैप्टर नंबर 6 है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये आपके लेसन चैप्टर का नाम है। देसी जनता को सभ्य बनाने से क्या मतलब? देसी जनता को सभ्य बनाने का मतलब होता है देश के नागरिक को पढ़ाना लिखाना और उसे होशियार बनाना, ताकि वो देश कैसे चले, देश तरक्की कैसे करे, आर्थिक तेजी हमको कैसे मिले, इसके लिए। तो पहले अध्याय में आप पढ़ चुके हो पिछले में कि ब्रिटिश शासन आया और वो यहाँ पर में हम पर राज करने लगा। धीरे धीरे चाहे जैसे भी राज किया, फूट डालो शासन करो, इन सब की नीति से उसने हम पर शासन करना शुरू कर दिया। शासन करने के बाद अब अंग्रेजी सरकार को लगा कि यहाँ के नागरिक को शिक्षा देना चाहिए, यानी कि उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? देखिए, आपका हेडिंग है तो लिखना कि अंग्रेज शिक्षा को अपने जरूरत के हिसाब से देखते थे। किस तरफ देखते थे? अपने जरूरत के हिसाब से देखते थे। 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन आए, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के शासन के तरफ से ही आए थे। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। और विलियम जोन्स जो थे वो कई भाषाओं के जानकार थे, वो कई सारे लैंग्वेजेस को जानते थे, इसीलिए उनको वहाँ पर में रखा गया था कि वो भारत में देखे। भारत में एक और चीज के लिए उनको रखा गया कि किस तरीके से भारत में शिक्षा का प्रसार किया जाए और किस तरीके से यहाँ पर में लोगों को शिक्षित किया जाए। दरअसल में भारत में अंग्रेजी जो शासन कर रहे थे तो उनके पास इतना लोग ही नहीं था कि यहाँ शासन कर सके। अब यहाँ के लोगों को वो रखे तो यहाँ के लोगों को उनकी भाषा नहीं आती थी, इसीलिए अंग्रेजी सरकार इनको पढ़ाना लिखाना चाहते थे। बस उनका कहना था कि हम शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे थे, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। शिक्षित का मतलब उनका ये नहीं था कि वो किसी भी प्रकार से हमारे लिए अच्छा सोच रहे थे, नहीं, उनको अपना ऑफिस चलाना था। अब 34 करोड़ की जनसंख्या पर में उनको शासन करना है, तो सिर्फ 70,000 अंग्रेज यहाँ पर थे तो उससे थोड़ी ना शासन हो जाएगा। उनके ऑफिसेस में काम करने वाले कर्मचारी चाहिए, लोग चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? पढ़ाया लिखाया, पढ़ाना लिखाना शुरू किया, स्कूल खोलना शुरू किया। इसमें विलियम जोन्स ने अंग्रेजी सरकार को मदद किया कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई शुरू होगी। इसके बाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक भी आया। हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के ये विद्वान थे, और संस्कृत भी आते थे अंग्रेज, लेकिन आता था संस्कृत भी इनको। तो जोन्स और कोलब्रुक को ये सौंपा गया कि भारत में किस तरह की पढ़ाई लिखाई शुरू होनी चाहिए और कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो कोलब्रुक जो थे वो चाहते थे कि संस्कृत शिक्षा बची रहे, कोई भी शिक्षा आप दो इनको, लेकिन संस्कृत में ही दो, भाषा वही रहे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने निर्णय लिया कि हम शिक्षा तो देंगे लेकिन भाषा हमारी इंग्लिश चलेगी, इंग्लिश में साइंस पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में एसएसटी, इंग्लिश में सब कुछ। अब प्रश्न ये है कि 1781 में इस बात का अध्ययन चल ही रहा था, तो अब यहां पर यह बात भी आई कि मदरसा और गुरुकुल का क्या होगा, क्योंकि भारत में उस वक्त मदरसा और गुरुकुल को अगर देखा जाए तो टोटल 4 लाख के करीब थे। सबके पास, किसी के पास 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, ऐसे कर करके वो सब चीजें थे, है ना, 30-40 बच्चे, किसी के पास 400। तो जितने भी टीचर गुरुकुल चलाते थे, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कहा कि आप ये गुरुकुल बंद कर लो और आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ा लो।
आपको परमानेंट नौकरी देंगे। और ये बात सारे टीचर गुरुकुल वाले को अच्छे लगे। इस तरीके से हमारे देश में जो 4 लाख गुरुकुल मदरसे थे वो सब बंद हो गए और अंग्रेजी शिक्षा पब्लिक स्कूल में बदल गया। जो आप देख रहे हो आजकल पब्लिक स्कूल में जाकर पढ़ो और अंग्रेजी शिक्षा में हर एक तरह की शिक्षा देनी शुरू हो गई। हालांकि 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय जी ने खोल दिया था, जहां पर में ये कहा गया कि संस्कृत भाषा में ही यहाँ पर पढ़ाई होगी। 1791 में मदन मोहन मालवीय ने बहुत पैसे मांग के ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी बनारस में खोले थे और बनवाए थे। पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ था और अवैज्ञानिक था। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अच्छी नहीं है, इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पर साहित्य को बदला जाए। साहित्य को बदलने के लिए सबसे पहले एक अंग्रेज ऑफिसर आए, मैकाले को 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नियम को पारित करने का अधिनियम दिया गया और उन्होंने उस अधिनियम को पारित कराया और कलकत्ता के मदरसे, बनारस के संस्कृत कॉलेज, इन सबको प्रोत्साहन तो दिया गया, लेकिन साथ में जितनी भी स्कूल खोले गए उन सबको इंग्लिश स्कूल में बदल दिया गया। यानी कि हमारे देश में जो आज भी शिक्षा चल रही है ना, उसको बहुत सारे लोग देखोगे कि इस शिक्षा को गलत मानते हैं, ये शिक्षा सही नहीं है और सब बोलेंगे अरे तुम तो मैकाले की शिक्षा ले रहे हो, तुम तो मैकाले की शिक्षा ले रहे हो। यही है, क्योंकि आप देख रहे हो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी में ही। तो हम तो कहने को 1947 में आज़ादी मिल गई, फिर तो हमें संस्कृत इंग्लिश छोड़ देनी चाहिए। छोड़ा हमने? तो अभी हम गुलाम हैं ही या नहीं है? गुलाम है। यानी कि उनके भाषा के गुलाम हैं हम, और शायद हमें उनकी इंग्लिश अच्छी लगती है इसीलिए हम उसी में पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को समझाओ भी, हर एक माता पिता का भारत में क्या सपना होता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े? नहीं रहता है सपना? रहता है सर। तो ये मत कहो कि हमें आज़ादी मिल गई। हम भावनात्मक रूप से, शिक्षा के रूप में, अन्य चीज़ों में अभी भी हम गुलाम रह गए। कहने को तो वो चले गए, लेकिन हम उनके गुलामी से दूर नहीं हुए हैं। हमारा मन अभी तक उसका गुलाम है, हम उसी शिक्षा में अभी तक हैं। मैकाले की शिक्षा ही चला रहे हैं हम। व्यवसाय के लिए शिक्षा, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ जो भी शिक्षा दी वो क्या थी? व्यवसाय के लिए उसने शिक्षा दिया था। उसका बिजनेस चले, उसका ऑफिस चले, उसका काम धंधा चले, इसी के लिए इन्होंने हमें शिक्षा दी थी। हम शिक्षा, अगर हमें वो पढ़ाना लिखाना चाहते थे तो वो तब मानते जब वो हमें संस्कृत में शिक्षा देते, और हर एक स्कूल में, चाहे वो साइंस हो या एसएसटी हो, सबको संस्कृत में ही पढ़ाया जाता, या मैथ हो, सबको संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाते नहीं। उन्होंने तो अपनी चीजें की और अपनी शिक्षा को किया। 1854 में आकर के कई तरह के और मेरठ, दिल्ली, इन सब में स्कूल खोले गए, यूनिवर्सिटी खोले गए, लेकिन वो संस्कृत में नहीं थे। संस्कृत में बस हिंदू जो बनारस विश्वविद्यालय था वही था, उसके अलावा नहीं। इसके अलावा स्कॉटलैंड का एक धर्म प्रचारक था विलियम कैरे। विलियम कैरे जब इंडिया में आए तो हालांकि वो एक ईसाई प्रचारक थे, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। वो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का ना कोई ऑफिसर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, भारत में नैतिक शिक्षा जरूर देना चाहिए, मोरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने सुना ना कि वहां पर में जो भी अत्याचार हुआ उस पर जर्मन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। जर्मन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि सब में नैतिक शिक्षा की कमी थी। नैतिक शिक्षा मतलब कहीं पर अत्याचार हो रहा है तो वो सच्चाई आप जरूर बोलो, चाहे वो आपको कोई घाटा दे जाए, आपको नुकसान दे जाए, कोई बात नहीं,
क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो भी एक दिन नुकसान आपको देगा ही। तो नैतिक शिक्षा की मांग भी इन्होंने रखा था कि भारत में नैतिक शिक्षा जरूर दिया जाए, जिससे इंसान के अंदर अपनी नैतिक गुण यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उसके अंदर आएगा। स्थानीय पाठशाला का क्या होता मैंने बता ही दिया। जितने गुरुकुल थे, पाठशाला थे, वो छोटे छोटे होते थे। किसी के पास 40 बच्चे, किसी के पास 400 बच्चे, उन सब बच्चों को मिलाकर स्कूल में बदल दिया गया। और जो भी गुरुकुल और ट्यूशन के टीचर सब थे, पाठशाला के टीचर थे, उन सबको कहा गया कि आप आइए और हमारे विद्यालय में पढ़ाइए, और यहाँ पर आपको परमानेंट नौकरी भी मिल गई। इस तरीके से हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा को कार्यसूची में लगाया गया, मतलब इंग्लिश को। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। देखो ये लाइन है ना, पूरा लाइन है, इस पर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी शिक्षा को गुलाम बना दिया है, ये बात किसने बोला। क्या आएगा, ये बात किसने बोला, ये किसकी लाइन है और इसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिखना, ये लाइन महात्मा गांधी ने दिया था। इस लाइन के द्वारा महात्मा गांधी कहना चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया, इस शिक्षा ने हमारा संस्कृति खा गया, हमारे कपड़े, पहनावे, बोल चाल सब कुछ खत्म हो गया। भारतीयों के पास जो अपना कुछ होता है वो भारतीयों के पास बचा ही, वो भारतीयों के पास कुछ बचा ही नहीं। अपना उनका जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे साथ यही गलत किया। अंग्रेजी शिक्षा के आने के बाद हम अंग्रेज के लिए नौकरी करने लगे और हम आजादी पाए ये भी भूल गए। क्यों, अंग्रेज के यहाँ नौकरी करते हैं तो मैं इनके खिलाफ आवाज कैसे उठाऊं, है ना, तो गुलाम बन गए ना। अंग्रेजी सीखूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, तो गुलाम बन गए ना। अंग्रेजी सीखूंगा तो लंदन जाने का मौका मिलेगा, तो गुलाम बन गए ना। आप देखोगे कि और इस वक्त भी मैंने बोला है अभी 1947 में आजादी कहने भर को मिला है। हम गुलाम हैं ही, हम अंग्रेजी शिक्षा के आज भी गुलाम हैं। हम अंग्रेजी भाषा सीखें वो अलग बात है। आप साइड से आप फ्रेंच भी तो सीखते हो, लेकिन क्या फ्रेंच में हम साइंस मैथ इंग्लिश पढ़ते हैं? साइंस मैथ एसएसटी फ्रेंच में पढ़ते हैं, जर्मन में पढ़ते हैं? नहीं। सीखते हैं वो भी, कई स्कूलों में नहीं फ्रेंच जर्मन बच्चे लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अभी आपको मैथ साइंस ये सब जो है, मतलब मोस्टली सबका मन रहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में ही लूं। तो क्या होगा, तो सबके सब अंग्रेज बन गए, हम भारतीय रह ही नहीं गए। वो चले गए भले ही, लेकिन हम उनका गुलाम बन गए। तो सही में महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया। लेकिन ऐसे दौर में भी उस समय में एक ऐसा स्कूल खुला, टैगोर का शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर को सब जानते हो आप लोग, ये इनको सर की उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस इंग्लिश शिक्षा को टक्कर देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन नामक स्कूल खोला, जहां पे कोई मास्टर था ही नहीं, कोई फीस भी नहीं था। बस अकेला रविन्द्रनाथ टैगोर 12th 12वीं को पढ़ा देते थे। 12वीं वाला किसको पढ़ाएगा? 11th को, 11th वाला 10th को, 10th वाला 9th को, 9th वाला 8th को। सब ये सिस्टम था। वहां एक भी टीचर थे ही नहीं, सिर्फ एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कोई फीस नहीं, जो भी चंदा आता था, दान आता था, उसी से बच्चा लोग 4 बजे ही सुबह बच्चे सब उठेंगे, सब खाना बनाने में भी खुद ही मदद करेंगे। बच्चे सब खाना बना लेंगे और फिर पढ़ने के लिए एक टीम जाएंगे पढ़ने के लिए, तो एक टीम खाना बना रहे होंगे उस टाइम। फिर उस टीम की बारी आ जाएगी कि आपकी क्लास है तो आप क्लास लेने जाइए। तो शांति निकेतन उस समय का सबसे बढ़िया स्कूल, जहां एक बच्चे दूसरे बच्चे को पढ़ाते थे। वहां शिक्षक होने की जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है इंदिरा गांधी भी इस शांति निकेतन में पढ़ चुकी थी, क्योंकि टैगोर का मानना था कि जो स्कूल अंग्रेजों ने खोले हैं उसमें बच्चों के स्वाभाविक गुण मर जाएंगे। आपके अंदर जो एक प्राकृतिक गुण है वो मर जाएगा। हम अंग्रेज के
सिस्टम का शिकार हो जाएंगे। अब अंग्रेज को देख लो, वो हाफ पैंट में घूमेंगे, तो आज हम भी क्या हो गए, हाफ पैंट में घूमने लगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हम भी पढ़ लिए, तो अब हमें भी बुरा नहीं लगता हाफ पैंट पहनना। और पहले होते तो ऐसा नहीं हो पाता, हम अपना धोती कुर्ता पायजामा इस सब में रहते। लुंगी कोई हमारी कोई पहचान नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। हमारा था धोती कुर्ता और पायजामा, ये सब चीज था, बंडी था, कोट था, पगड़ी था, सब कुछ था, दुशाला था, शॉल थे, मफलर गुलेबंद सब थे, ये सब चीजें। और यही नहीं, बहुत सारे मामलों में शांति निकेतन स्कूल अंग्रेजी स्कूल से ज़्यादा अच्छा था। ये महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इनकी स्कूल ज़्यादा अच्छा है। यही नहीं, शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी सबको पढ़ाया जाता था। ये नहीं कि सिर्फ साहित्य या आर्ट्स पढ़ करके हम सबको बेकार कर दें, खराब कर दें, ऐसा नहीं था। वो हर चीज पर में हाँ सब कुछ पढ़ाते थे, साइंस भी, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी को भी पढ़ाते थे, हर चीज को वहाँ पढ़ाया जाता था। तो शांति निकेतन उस समय में एक उदाहरण वाली स्कूल थी, जब सब अंग्रेजी करते थे। आज भी शांति निकेतन है, कभी आप घूमने जाओ तो देखो। शांति निकेतन को अभी यूएनओ के जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, मतलब यूनेस्को के लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है 1-1.5 साल पहले। और अब ये बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि शांति निकेतन जैसा स्कूल होना बहुत मुश्किल है, जहाँ कोई शिक्षक है ही नहीं। जरा सोचो, बच्चे सब कितना डिसिप्लिन में पढ़ाई करते होंगे, है कि नहीं। खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोना है, ये सारे काम स्कूल के सब बच्चों को करना है, एक दूसरे को पढ़ाना भी है, और सब चीज़ें मैथ्स साइंस सब कुछ पढ़ना है। तो ये था आपका 6ठा चैप्टर आप लोगों को। और ये अगर आप लोग कभी शांति निकेतन को देखने जाओ तो ज़रूर इसको शांति निकेतन को देखने के लिए जाना। ये लगभग कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर जा कर के है शांति निकेतन। और यही जो है वो ऑनलाइन के लिए बच्चों के लिए भी है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना। और कोई भी क्वेश्चन हो, और ऑफलाइन के बच्चों के लिए कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। अगर 10-15 क्वेश्चन आपने बीच में से भी निकाल लिया ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का, वो मत भूलना, ये तो आपको पूरा करना ही है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लो। क्वेश्चन आंसर जैसे है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। जोन्स, कोलब्रुक सब चाहते थे कि भारत के इतिहास दर्शन का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत विरासत है, यहाँ पर ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ सब हैं जो कहीं हुआ ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने उसको माना नहीं, हमें ऐसी शिक्षा को दे दिया जो देख रहे हो आज भी हम उसका गुलाम बनकर रह गए। ओके, थैंक यू।